मोशन को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली कवर करेंगे और साथ में उसको हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पैरेलल में आपकी विस्कोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स और बाकी सारे चैप्टर्स चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको रिवीजन करते रहना है ना, रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, देखिए अभी आपको धड़ धड़ पढ़ा के आपको सिलेबस हम खत्म कराएंगे, बट उसमें क्या है, आप अच्छे से पढ़िए, है ना। हाँ भाई, हिंज फोर्सेस भी करा देंगे, कोई बात नहीं, है ना। ओके, सो नाउ अभी देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम पढ़ रहे थे रोलिंग, हमने स्टार्ट किया था रोलिंग मोशन, है ना। रोलिंग मोशन और इसे बोल सकते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, CTRM बोलते हैं इसको, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, CTRM। ओके, सो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड, हाँ रिवाइज करेंगे, कोई नहीं, आपको रिवीजन सब करा देंगे, सब रिवीजन करा देंगे आपको, है ना। अभी एक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें जैसे जैसे आपके टेस्ट होंगे, आपके जो फाइनल एग्जाम पे के पहले सब कुछ हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो रोलिंग मोशन में क्या था, हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया था कि सपोज हियर एक रिजिड बॉडी है, ओके, और एक रिजिड बॉडी है और इसके पास एक वेलोसिटी v है और इसके पास एक ओमेगा भी है ना। तो जनरली ये एग्जांपल जो हमने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि अभी वेलोसिटी v है और एक ओमेगा भी है ना। तो अभी देखिए हम इसकी स्टडी करते हैं ना, तो इसमें क्या है कि अगर सारे पॉइंट्स के पास, अगर इसके सेंटर ऑफ के मास के पास क्या है, वेलोसिटी v है, सेंटर ऑफ मास के पास क्या है भाई, वेलोसिटी v है, तो एक्चुअली ये जो बॉडी है इसका आप हर पार्ट देख लो, कोई सा भी आप पार्ट देख लो, है ना। तो अगर लीनियर मोशन की बात करें, इसके लीनियर पार्ट की हम बात करें, तो जो सारे पॉइंट्स है ना, सबके पास वेलोसिटी v होगी, है ना, सबके पास वेलोसिटी v होगी। ऐसा क्यों, अभी देखिए ध्यान से मान लीजिए ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है, इसके पास वेलोसिटी v और ये वाले इसके इसके पास समथिंग वेलोसिटी v डैश है। तो अभी क्या होगा, अगर मान लीजिए टाइम के बाद आप देखो तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पार्ट तो कहीं पीछे छूट जाएगा, बट ऐसा होता है क्या, नहीं, बिकॉज हमारे जो रिजिड बॉडी होते हैं उनके उनके आप कोई भी आप दो पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका सेम रहेगा, है ना। कोई सा भी अगर आप रिजिड बॉडी लेते हो तो उनके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या रहना है भाई, सेम रहना है। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक पॉइंट की वेलोसिटी v हो जाए और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और हो जाए, तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो एक बात तो हमने सीख ली थी, इसमें कोई सा भी आपका पॉइंट हो, सारे पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, v रहेगी, लीनियर मोशन की बात करें तो। नाउ सारे पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ गई भाई, हमारे पास v आ गई। नाउ देखिए ध्यान से, तो हमने देख लिया ये है वेलोसिटी v, ये पॉइंट इसके पास भी वेलोसिटी v, ये पॉइंट भी वेलोसिटी v, तो यहाँ बात हम समझ गए। नाउ अभी देखिए यहाँ पे दूसरा रोल है, यहाँ पे इसके पास कौन सा, रोटेशनल का, सॉरी दूसरा पार्ट यहाँ पे किसका है भाई, रोटेशनल का है। तो रोटेशनल में भी देखिए क्या है, यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी इसके पास एक है ओमेगा। नाउ ये पार्टिकल अभी देखिए इसके पास ऐसा ओमेगा भी है। नाउ अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, तो ये बॉडी क्या करना चाह रही है भाई, ये बॉडी अपने एक्सिस पे ऐसे राउंड 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 ऐसा घूमना चाहती है, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या होगा भाई, राउंड राउंड घूमने की वजह से, अब देखिए समथिंग एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करें, हैविंग ओमेगा इन दिस साइड, अगर इस साइड में अभी आपको ओमेगा है, इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा भाई, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ी देर बाद और देखो आप, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो हमने देख लिया वेलोसिटी v की वजह से क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, है ना, इस रिजिड बॉडी के सब पार्टिकल क्या है, आगे बढ़ के आगे आ रहे हैं, है ना। और ओमेगा से क्या हो रहा है, तो ओमेगा की वजह से जितने भी पार्टिकल्स है वो घूम के नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। ओके, तो ना अभी देखिए इससे होता क्या है, सपोज यहाँ पे हमने क्या करा, चार पॉइंट्स लिए, पॉइंट वन, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार पॉइंट्स लिए। तो अभी देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे ये पॉइंट है तो इसके पास वेलोसिटी v ऐसा होगा। नाउ अभी देखिए ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट ओमेगा की वजह से किधर आ गया भाई, नीचे आ गया, यानी कि इसको ओमेगा किधर खींच के ला रहा है भाई, बिल्कुल नीचे खींच के ला रहा है। तो अभी इसके पास एक इमीडिएट वेलोसिटी देखे तो किधर आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ये वेलोसिटी v है और ओमेगा की वजह से किधर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे यानी कि एक वेलोसिटी इधर है, आप देख ध्यान से,
यहाँ पे एक वेलोसिटी ये और एक वेलोसिटी यहाँ पे v डैश, है ना। अब इसकी आप नेट वेलोसिटी देखो तो किधर आएगा, कुछ ऐसे आएगा। तो थोड़ी देर बाद आपने देखा तो इसकी पोजीशन कहाँ गई, कुछ ऐसे आ गई, यानी कि इस पॉइंट को किसी ने क्या किया, किसी ने कुछ ऐसा ड्रैग किया यहाँ पे, तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया। ओके, तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, v इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास पॉइंट है, ये वाला पहला पॉइंट है, ये रहा आपके पास v, और ये रहा आपके पास आर ओमेगा, तो इसके पास एक नेट वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे आप, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये आगे इसके पास ये वेलोसिटी सेम, अगर आप देखो ध्यान से इस पॉइंट की आप निकालो तो इसके पास वेलोसिटी v आगे, और ओमेगा की वजह से एक वेलोसिटी यहाँ पे, ये हो गया आर ओमेगा, इट इज v। तो फिर इसके पास एक नेट वेलोसिटी यहाँ पे। तो वैसे करके आप सारे पॉइंट्स पे आप निकाल सकते हैं ना, हर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिए, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो वेलोसिटी, यहाँ पे हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए ध्यान से सभी लोग, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v आगे है और r ओमेगा पीछे है, r ओमेगा पीछे है। सुनाओ, अगर आप इस पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी देखते हैं ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, v आगे है r ओमेगा पीछे है, तो क्या होगी भाई इसकी वेलोसिटी, ये हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस r ओमेगा। ओके, एक रिलेटिव वेलोसिटी हमने लिख लिया, वो कितना आ गया भाई, वो आ गया हमारा v माइनस r ओमेगा, करेक्ट। नाउ आप ये देखिए ध्यान से, तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे वो तो आप कर ही लेंगे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, बट इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, समझिए इस पॉइंट। नाउ आप में से कितने लोगों ने ये देखा है कि कभी कभी क्या होता है, ये टायर ना कहीं पे यहाँ पे आके ऐसी जगह पे फंस जाता है, यहाँ से भी निकलने के इसके चांसेस नहीं है। तो क्या होता है ड्राइवर वहां से आगे बैठ के एक्सेलरेट करता है और गाड़ी सिर्फ ऐसे घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है, आगे नहीं मूव कर पाती। सब लोगों ने देखा होगा। नाउ अभी गाड़ी को हम यहाँ पे एक्सेलरेट तो कर रहे हैं, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट गाड़ी आगे मूव नहीं कर रही, गाड़ी क्या हो रही है, वहीं पे अपने एक्सिस पे ऐसे से घूम रही है। क्या मतलब, क्या है उसका मतलब, ये है कि अभी गाड़ी को क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है भाई, ओमेगा मिल रहा है। यानी अगर लोअर मोस्ट पॉइंट की हम बात करें तो इसके पास क्या है, सिर्फ पीछे की तरफ एक वेलोसिटी है आर ओमेगा, जो कि इसको क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। आगे की तरफ v कितना है भाई, तो v इज इक्वल टू है 0, है ना, बट ये मूव नहीं कर रहा, यानी कि अभी क्या हो गया भाई, आर ओमेगा ज्यादा है। ओके, नाउ अभी देखिए यहाँ पे हमने देखा कि आर ओमेगा है सिर्फ और सिर्फ, तो ये क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है और पीछे की तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। नाउ अभी देखिए दूसरी बात, अगर आप देखिए ध्यान से, नेक्स्ट अगर मान लो यहाँ पे ये हो गया आपके पास वेलोसिटी v, ये हो गया आपके पास कभी आर ओमेगा, है ना। नाउ इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है दैट इज v माइनस आर ओमेगा, करेक्ट। सो आपने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जो टायर होते हैं ना, क्या होता है, स्लिप हो जाते हैं। क्या हो जाता है भाई, वो टायर्स स्लिप होते हैं, है ना। तो आप सबको स्लिपिंग में फर्क पता होगा और रोलिंग में फर्क पता होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, देयर इज अ वेट रोड, एक रोड है जो कि क्या है भाई, वेट है, उस पे काफी ज्यादा फ्रिक्शन बहुत ही कम है। और एक रोड ऐसा है जो कि क्या है, बिल्कुल ड्राई है, इस पे फ्रिक्शन, अच्छी खासी फ्रिक्शन की वैल्यू है। और इसमें दोनों पे हमने क्या किया भाई, कार को चला दिया, गाड़ी को चला दिया, है ना। अब यहाँ पे टायर का जो गाड़ी का जो टायर है, वो इस पे और इस पे आप जरा ऑब्जर्व करो, है ना। अब इसको चला रहा है स्पीड से, तो कभी कभी ये इधर भाग रहा है, ये कभी इधर भाग रहा है ना। जबकि यहाँ पे देखा कि एकदम स्मूथ, बिल्कुल सारी ड्राई है, फ्रिक्शन की बहुत अच्छी वैल्यू है, तो क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छे से ये घूम पा रहा है ना। बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट आ रहा है, आराम से ऊपर चला जा रहा है, ये पॉइंट आराम से ऊपर 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 ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ये थोड़ा इधर की तरफ स्किड हो रहा है, फिर ये टायर कभी यहाँ पहुंचा तो ये इधर की तरफ स्किड हो रहा है, मतलब स्लिपिंग हो रही है ना। क्या हो रही है भाई, वहां पे स्लिपिंग हो रही है। तो सब लोगों ने ये चीज देखा होगा कि कभी आपका टायर आगे की तरफ स्किड करता है, आगे की तरफ स्लिप, पीछे की तरफ स्लिप, तो ये स्लिपिंग तो समझ में आ रहा है आपको, है ना। सो नाउ अभी देखते हैं एक्चुअली ये स्लिपिंग क्यों होती है, आगे की तरफ स्लिप होता है, कभी पीछे की तरफ स्लिप होता है, एक्चुअली ये स्लिप क्यों करता है, हम वो देखते हैं। तो समझिए इस बात को। जैसे मान लो यहाँ पे ये रहा आपका लोअर मोस्ट पॉइंट टायर का,
यहाँ पे अब इसके पास वेलोसिटी v, यहाँ पे आ गया आपके पास r ओमेगा। ओके, नाउ अगर यहाँ पे वेलोसिटी v ज्यादा है, वेलोसिटी v क्या है, इफ v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, अगर ये जो लीनियर वेलोसिटी है r ओमेगा से ग्रेटर है तो क्या होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये किधर किधर की तरफ आ जाएगा भाई, ये किधर आएगा, आगे की तरफ, करेक्ट। अगर देखो ध्यान से, अगर दिस v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, ये पीछे वाली जो वेलोसिटी है अगर ये कम है तो क्या होगा, अभी यान में, इसका मतलब क्या होगा, ये फोर्स ज्यादा है, तो ये पॉइंट को क्या करेंगे, आगे की तरफ ये स्किड करेंगे, खींचेगा ऐसे, है ना। अब देखिए जैसे ही ये पॉइंट आगे की तरफ गया, ये आर ओमेगा तुरंत उसको पीछे खींचेगा, तो इस तरफ में क्या होगा, एक से स्लिपिंग हो जाएगी आगे की तरफ, स्लिपिंग किधर होगी, आगे की तरफ। दूसरे केस में अगर आप देखें ध्यान से, सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है आर ओमेगा, इधर इसकी वेलोसिटी है v। अब यहाँ इस केस में अगर बात करें, दिस इज आर ओमेगा एंड दिस इज आर ओमेगा इज ग्रेटर देन अ v। अभी देखिए अगर आर ओमेगा यहाँ पे ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, किधर जाने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहा है और आगे भी है ना, v वेलोसिटी भी है, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे फिर से एक और स्लिपिंग आ गई, करेक्ट। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है, अच्छे से रोल नहीं कर रहा है ना, अच्छे से ये बिल्कुल रोल नहीं कर रहा है। बट अगर हम एक केस ऐसा देखें कि जिसमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो, v इज इक्वल टू क्या हो भाई, आर ओमेगा हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे ये पॉइंट है p, और ये रहा आपका, दिस इज ग्राउंड, ये पॉइंट p है और ये ग्राउंड है। तो अभी देखिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v और आर ओमेगा दोनों बराबर है, तो क्या होगा भाई, v माइनस आर ओमेगा होगा, है ना। अब इसकी अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी कि अभी ना इसको ये आगे खींच रहा है, ना ही इसको ये पीछे खींच रहा है, ये पॉइंट बड़े ही आराम से क्या होगा, रोल कर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अभी ये बिल्कुल ही क्या होगा, बड़े ही आराम से, मतलब स्लिपिंग यहाँ पे नहीं होगी, है ना। तो ये जो कंडीशन होती है हमारी v इज इक्वल टू आर ओमेगा की जो कंडीशन होती है, दैट कंडीशन इज सेड टू बी प्योर रोलिंग। ये होती है हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन, यस। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। सो अगर v इज इक्वल टू, अगर v ज्यादा हो आर ओमेगा से तो स्लिप करेगा, अगर आर ओमेगा इज ग्रेटर देन v तब भी स्लिपिंग होगी। बट अगर ऐसा कंडीशन है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए, तो दैट कंडीशन, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे हम द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ओके, तो इस बात को नोट कीजिए, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो पीछे से एक बार आप देखते जाइए सिस्टमेटिकली, तो ये आपने कर लिया था, है ना। नाउ नेक्स्ट ये वाले क्लास में लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। फर्स्ट पॉइंट, velocity of lowermost point, velocity of lowermost point with respect to ground, with respect to ground is जीरो, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होनी चाहिए। यस एवरीबॉडी डन, यहां तक लिख लिया है, कोई डाउट किसी बच्चे को। तो ये हो गया हमारा रोलिंग का केस हो गया। नाउ नेक्स्ट आप देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हेडिंग डालेंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग कैसे होती है, ओके लिख लीजिए। प्रीवियस पेज जिससे पीछे, ओके
सो अभी हम एक और टॉपिक देख रहे हैं सर, देख लो भाई, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, और रोलिंग भी देखेंगे और प्योर रोलिंग की कंडीशन भी देखेंगे हम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आता है बोर्ड्स में। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन हाइट h एंड दिस एंगल इज थीटा। ओके, सो यहाँ पे मान लो एक हमने क्या रखा है, एक रिजिड बॉडी रख दिया। अब ये गोल सा क्या हो सकता है, गोल सा रिंग हो सकता है ना, ये गोल सा आपका डिस्क हो सकता है, और डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने लाके रख दिया, है ना, हैविंग मास m एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ओके, लाके रख दिया। सो नाउ अभी हम इस पे बात करते हैं कि ये रोलिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है वो देखते हैं, सीखते हैं। तो सपोज अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका हम FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बनाओ तो कैसा आएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सबको पता है कि इंक्लाइंड प्लेन पे mg का कंपोनेंट होता है, और ये इधर लगता है mg साइन ऑफ थीटा, सबको पता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा इधर mg साइन थीटा। ओके, नाउ इस पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना, सबको पता है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सो नाउ अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर mg साइन थीटा है, ऊपर पे आपका क्या है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, तो अभी इसका अगर आप एक्सेलरेशन निकाले, है ना, अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकाले a नेट, तो a कितना आएगा, a विल बी इक्वल टू f नेट डिवाइडेड बाई m। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप इसका एक्सेलरेशन देखो तो कितना आएगा, सो दैट विल बी mg साइन थीटा अपॉन m। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई, इसका एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा। कितना आ गया भाई, एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा। सो नाउ अभी आप देखो ध्यान से, अगर इतनी सी कंडीशन है, इतनी सी बात है, ओहो, देखिए योगांश, देखिए समझिए इस बात को। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, ये एक हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे ये रख दिया, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने एक रिजिड बॉडी को रख दिया, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है ना। फिर हमने उसका एबीडी बनाया, तो एबीडी बनाया तो देखा इधर mg साइन थीटा लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो mg साइन थीटा और ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, नेट फोर्स की बात करें हम, अगर किसकी बात करें हम, नेट फोर्स की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में जहां डॉटेड लाइन बनाई है, तो mg साइन थीटा। अगर हम एक्सेलरेशन निकाले तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा mg साइन थीटा अपॉन m। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास g साइन थीटा। कितना आ गया भाई एक्सेलरेशन हमारे पास, g साइन थीटा आया। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये mg साइन थीटा लग रहा है ना। और ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा भाई, तो ये ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, है ना, ये अपना एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। नाउ इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है, दिस इज द सेंटर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, आपका जो mg है ना, ये भी यहाँ से पास हो रहा है, और आपका नॉर्मल भी यहाँ से पास हो रहा है। तो क्या ये आपको रोटेशन प्रोवाइड करा पाएगा, रोटेशनल मोशन, यस और नो। तो क्या इस केस में बॉडी रोटेट कर पाएगी, एवरीवन बताइए, चैट में लिख के बताइए। क्या इतनी सी कंडीशन है ना, जस्ट कंडीशन क्या है कि mg साइन थीटा लग रहा है इधर, और नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो क्या रोटेट कर पाएगा ये ऑब्जेक्ट, यस और नो, यस और नो एवरीवन, सब इज सेइंग नो, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल नहीं रोटेट करेगा, क्यों नहीं, बिकॉज ना ही अभी देखिए, अभी रोटेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, रोटेट करने के लिए हमें चाहिए टॉर्क। क्या चाहिए भाई हमें, रोटेट करने के लिए हमें टॉर्क चाहिए। अब ये टॉर्क कैसे आएगा, अभी देखिए ये फोर्स भी इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, नॉर्मल भी इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। जैसे सेंटर ऑफ मास या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू होती है 0। सो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी ओनली ओनली ट्रांसलेशन। नाउ अभी देखिए ध्यान से, सो अगर टॉर्क लेके आना है और इसको अगर घुमाना है, तो एक फोर्स क्या आना चाहिए, एक फोर्स इधर की तरफ आना चाहिए, एक फोर्स इधर की तरफ आना चाहिए, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, करेक्ट। तो जो फ्रिक्शन ही एक ऐसा फोर्स है कि ये क्या होगा भाई, ये जो आपका जो सरफेस है इसके अलोंग लग सकता है ना। फ्रिक्शन इज अ सिंगल फोर्स है, क्या करेगा, सरफेस के अलोंग लग सकता है। सो ये जो आपका जो इंक्लाइन प्लेन है, इसको थोड़ा सा ना फ्रिक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा।
सो देखिए इसलिए अभी यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन, अभी देखिए बॉल का मूवमेंट आगे होगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। नाउ देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डिस्टेंस इसकी हो गई r, तो नाउ देखो ये क्या हो गया, इसका ये फोर्स हो गया एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ ये फ्रिक्शन क्या कर सकता है, सफिशिएंट रोलिंग प्रोवाइड कर सकता है ना। तो फ्रिक्शन आएगा तभी क्या होगी, रोलिंग होगी। ओके, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, on an inclined plane friction is must for rolling, करेक्ट। फ्रिक्शन क्या चाहिए आपको, चाहिए ही चाहिए। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन को लाके और देखते हैं कि फ्रिक्शन जब आया तो एक्सेलरेशन इसका कितना होता है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, थोड़ा ज्यादा हो गया है। ये एंगल थीटा, सॉरी, नाउ तो यहाँ पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है आपके पास mg sin थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है आपका नॉर्मल और पीछे आपका फ्रिक्शन। ओके, तो अभी यहाँ पे सम वी गॉट सम फ्रिक्शन, इस पे आप कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, अब कोएफिशिएंट क्या है, म्यू है। सो नाउ देखिए इक्वेशंस लिखता हूं मैं, तो ट्रांसलेशनल की एक इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन बनेगी रोटेशनल की, है ना। तो अभी ट्रांसलेशन मोशन की अभी हम इक्वेशन देखते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल्स टू ma। देखिए ध्यान से यहाँ पे सभी लोग, तो यहाँ पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, इधर लग रहा है आपके पास mg sin थीटा और इधर इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है आपका फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखूं F net इक्वल्स टू ma न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये आएगा mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल्स टू ma। ओके, ना अभी देखिए इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है हमारे पास r, इसका रेडियस क्या है, r रेडियस है। तो अभी देखो ध्यान से, अगर मैं रोटेशनल मोशन का कोई सा भी इक्वेशन लिखूं, तो रोटेशनल मोशन का एक इक्वेशन मेरे पास आया, दिस इज टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। नाउ देखिए ध्यान से, यहां से टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, तो टॉर्क क्या होता है भाई, फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ देखिए अभी यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क आ जाएगा आपका दिस फ्रिक्शन F इन मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ भाई, सभी लोग समझ पा रहे हैं मैंने टॉर्क इक्वेशन कैसे लिखा, एवरीवन? टॉर्क मैंने कैसे लिखा, आर यू गेटिंग इट? युगांश अभी आया आप क्लास में, एवरीवन एवरीवन। तो देखिए फ्रिक्शन का मैंने यहाँ पे टॉर्क लिखा है, ऑब्जेक्ट पे मैंने किसका टॉर्क लिखा है, फ्रिक्शन का टॉर्क लिखा है। देखो ध्यान से फिर से, ये आपका ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है इधर की तरफ, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑब्जेक्ट का रोटेशन कैसा हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ऑब्जेक्ट, है ना। तो यानी कि अभी यहाँ पे इसको ऐसे इधर की तरफ एक टॉर्क तो प्रोड्यूस होना चाहिए, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाएगा। तो ये आपका फ्रिक्शन की वैल्यू, ये डिस्टेंस हो गया आपका आर। तो ये लिख दिया हमने, टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू आर इक्वल्स टू हो गया आपके पास आई अल्फा। ओके, सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे आपके पास ये आ गया एफ इज इक्वल टू अल्फा, ये आ गया। तो यहाँ से अभी फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई आपके पास आई अल्फा अपॉन आर। ओके, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, है ना। तो चलिए दो इक्वेशन बन गए, अभी क्या करेंगे हम, फ्रिक्शन की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट करेंगे, है ना। तो लिखेंगे अभी यहाँ पे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन इक्वेशन 1। चलिए लिख लीजिए सभी लोग यहां तक। Yes, done everyone. ओके, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अब मैं यहाँ पे डालते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, लिख लीजिए। तो देखिए
यहाँ पे ये इक्वेशन था हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है हमारे पास एफ इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर, उठा के हमने इधर डाला तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एम जी साइन थीटा माइनस आई अल्फा अपॉन आर इज इक्वल टू एम ए। नाउ अभी देखिए एक फॉर्मूला हम और जानते हैं क्या होता है भाई, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, वी ऑल नो, है ना। तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ से क्या करते हैं हम ना, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास, ए अपॉन आर हो गया, तो अल्फा की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। वेरिएबल्स क्या करने हैं अभी हमें, वेरिएबल्स ओमिट करने हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने पुट की, तो ये आएगा हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस ये आ गया हमारे पास आई ए अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अल्फा की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ डाल दी, इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास एम ए। ओके, नाउ अभी देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए भाई मुझे, अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई एक्सेलरेशन, तो ये आई अपॉन आर स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, इट विल बिकम एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ऐसा बनेगा। तो अभी यहां से ए कॉमन लेंगे, ये अभी बनेगा आपका एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ए कॉमन लिया तो क्या बनेगा आपके पास एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए विल बिकम हेयर एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को नोट करें सभी लोग। यस डन एवरीवन। हाँ जी, तो एकदम दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, है ना। तो ऐसा भी आपको करा भी रखा है, पुली वाली जो इक्वेशन सर जो कराई टॉर्क थी। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्या सर टॉर्क नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने फ्रिक्शन का निकाला है। किधर नेगेटिव है टॉर्क, सर लास्ट स्लाइड पे। टॉर्क तो किधर भी नेगेटिव नहीं लिखा है मैंने। सर मतलब टॉर्क आपने फ्रिक्शन का निकाला है तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ना, अभी देखो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम, तो टॉर्क हम देखते हैं सेंस ऑफ रोटेशन से, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे इसका टॉर्क कैसे आएगा, तो अभी देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका यहाँ पे फोर्स और ये हो गया आर, है ना। अभी आप एफ क्रॉस आर निकालिए, तो अभी आप क्या करो, जिधर रोटेशन हो रहा है थंब को उधर आप क्या करो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो डायरेक्शन किधर आती है, बाहर की तरफ आती है। तो बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, कैसा है भाई, पॉजिटिव है ना। वो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा, यस, तो इट इज पॉजिटिव। सो अभी देखिए ये क्लियर है आपको सभी को। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई भाई, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सो नाउ अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। सो अभी देखो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखो ऊपर नीचे क्या करता हूँ, एम से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। ऊपर नीचे सबसे मैं एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो अभी देखिए डिवाइड करेंगे सबको, तो एक्सीलरेशन क्या बनेगा आपका, ए बनेगा आपका जी साइन थीटा अपॉन एम से डिवाइड किया तो बनेगा 1 प्लस ये बन जाएगा आपका आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ओके, सुनाओ देखिए ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सुनाओ अभी देखिए यहाँ पे इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सो अभी देखो ये एक्सेलरेशन अभी किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, तो ये एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है आपका किस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, मोस्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है। तो
सवाल इसमें कुछ ऐसा पूछते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो इस पॉइंट पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। मुख्यतः ये सवाल होता है इनका कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो आप निकाल के बताइए, है ना। तो हम ये सब जानते हैं क्या कि ये आपके पास एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो अगर मान लो आपको ये s पता हो, अगर आपको एक्सेलरेशन पता हो और इनिशियल वेलोसिटी पता हो, तो आप v निकाल सकते हैं, है ना। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इस पे जुड़े अच्छे सवाल आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। सो ये एक इंक्लाइंड प्लेन, ये हो गया एंगल आपका, हो गया थीटा, यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो अभी इसके पास फॉर्मूला हमने लगाया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एज्यूमिंग इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है भाई, 0 है। सो अब यहाँ पे फॉर्मूला मैं पुट करता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है, a की वैल्यू आपके पास है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इनटू, अब देखिए ये s को मैं अभी ऐसे लिख सकता हूँ, सपोज दिस इज, ये h हो गया, ये s हो गया, तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ h अपॉन साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ h अपॉन साइन थीटा, है ना। इस s को मैंने क्या लिख दिया है भाई, h अपॉन साइन थीटा। नाउ अभी देखो ध्यान से, तो क्या क्या हो गया भाई आपके पास ये साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, g बच गया यहाँ पे, है ना, साइन थीटा से सिर्फ साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। ना अभी देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, तो वी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लिखूं वी की वैल्यू, तो ये आती है आपके पास अंडर रूट 2gh, देखिए ये 2, ये g और ये h, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, है ना। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट क्या आ गया भाई, आपके पास आ गया ये वाला, है ना। तो इस पे भी सवाल ये पूछते हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रिंग रखा, यहाँ पे क्या रखा, डिस्क रखा, यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर रखा, एक हॉलो सिलेंडर रखा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस पॉइंट पे सबसे पहले आएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो इस पे क्या होगा, जल्दी आ जाएगा, सबसे पहले आके पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस फॉर्मूले को हमें क्या रखना है, दिमाग में रखना है ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए। तो अभी देखो ध्यान से, ये रह गया आपका इंक्लाइंड प्लेन, और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता रहे सारे ऑब्जेक्ट का, जस्ट आप यहाँ पे क्या करो, पुट करो, और आपको पता चल जाएगा कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कि जब भी कोई रिजिड बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन से हम रिलीज करते हैं, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। ओके एवरीवन, एनी डाउट्स? ओके एवरीवन, नाउ अभी देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ तक आपका ये सारी चीजें अभी यहाँ पे कवर हो जाती है, एंड नेक्स्ट जो आता है आपका, तो देखिए नेक्स्ट, तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स का, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रोटेटिंग है, आगे भी जा रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अभी देखिए ओमेगा से रोटेट भी हो रहा है, वेलोसिटी v से भी जा रहा है, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ आती है कंबाइन, जब कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हो, है ना, तो उस टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, ऑब्जेक्ट पे, सॉरी, जो उनका जो ये होगा,
काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, है ना, एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन हो गया, है ना, वो क्या रहेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी तो आपकी इतनी हो गई। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट्स ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे जा भी रहा है और ऐसे इसकी वेलोसिटी v से भी है, तो बताइए इसका नेट एंगुलर नेट मोमेंटम बताइए, है ना, पी नेट। तो अभी तक क्या आएगा भाई, इसका तो एक एंगुलर मोमेंटम आएगा प्लस एक लीनियर मोमेंटम आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से भी आएगा और एक रोटेशनल मोशन की वजह से भी आएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऐसा v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ओमेगा से ऐसे आ रहा है, तो इसका जो नेट मोमेंटम होगा वो कुछ ऐसा आएगा, L बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस L बिकॉज ऑफ रोटेशनल, है ना। तो जब भी कुछ ट्रांसलेशनल मोशन होता है किसी पॉइंट का, तो उसमें कैसे लिखते हैं भाई, मोशन को कैसे लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम को, उसका एंगुलर मोमेंटम, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिखते हैं m इंटू आर क्रॉस v प्लस रोटेशनल मोशन की वजह से I इंटू ओमेगा, है ना। प्रोवाइडेड यहाँ पे ओमेगा का आपको सेंस ऑफ रोटेशन देखना होगा और इसको विद साइन लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम का एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। ये साक्षी बताइए डाउट, राइट योर डाउट। ओके, बताते हैं लास्ट पार्ट। एनी मोर डाउट? मोमेंटम वाला देखिए ध्यान से, देखिए मोमेंटम समझते हैं। तो सपोज आपके पास एक डिस्क है, या यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, एक डिस्क है और ये एक डिस्क है, इसके पास वेलोसिटी v है और ऐसा इसके पास ओमेगा है ना। अभी कहा कि इसका आप नेट एंगुलर मोमेंटम लिखिए। तो अभी देखिए दो एंगुलर मोमेंटम आएंगे हमारे पास, एक बिकॉज वेलोसिटी v है तो उसकी वजह से एक एंगुलर मोमेंटम आएगा, और एक यहाँ पे ओमेगा है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो एक एंगुलर मोमेंटम आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए m है, रेडियस क्या है यहाँ पे r है। तो ना अभी देखिए ध्यान से, एल नेट जो होगा वो क्या होगा, दो मोशन की वजह से आएगा, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और एक आएगा आपका रोटेशनल मोशन की वजह से, है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन की वजह से क्या होता है भाई, ये इसका एंगुलर मोमेंटम होता है P क्रॉस R, होता है ना, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। तो देखिए P क्रॉस R को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम M इंटू R क्रॉस V, करेक्ट। तो ये हो गया आपका भाई यहाँ पे M R V, करेक्ट, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। नाउ ट्रांसलेशन की वजह से, और देखिए यहाँ पे रोटेशनल की वजह से क्या होता है भाई, तो रोटेशनल की वजह से होता है ये क्या होता है I इंटू ओमेगा, करेक्ट। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे I इंटू ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई डिस्क का, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो इसका जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, दैट विल बी हियर mrv प्लस mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, है ना। तो ये हो गया आपका नेट एंगुलर मोमेंटम। सो नाउ ये हो गया भाई इसका नेट एंगुलर मोमेंटम। और बताइए डाउट्स? Yes, more doubts? साक्षी आप समझ पा रहे हैं? ओके, तो दोनों फॉर्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, एम आर वी एंड एम आर एस आई इंटू ओमेगा, है ना।
तो ये हो गया आपका कंबाइंड। तो जब कंबाइंड रोटेशनल हो रहा हो और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा हो, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जब ये हो रहा हो तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। जस्ट इस फॉर्मूले को आप याद रखो कि जो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। दैट्स ऑल। ओके, एक और छोटा सा टॉपिक बचता है जिसको बोलते हैं हिंज फोर्सेस, है ना। हिंज फोर्सेस, तो देखिए हिंज फोर्स एक्चुअली होता क्या है। अगर मान लो यहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास है। तो आपने अगर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखा है और ये क्या है, मान लीजिए दिस इज योर ग्राउंड। तो अगर ये आपने ग्राउंड पे रखा है तो सम कांटेक्ट इज देयर, सम कांटेक्ट इज देयर। तो हम ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस कांटेक्ट अ न्यू फोर्स कम्स आउट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा भाई, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो कैसे लिखते हैं हम इसका, बैलेंसिंग करते हैं, नीचे लग रहा है आपका mg, तो ये हो गया n इज इक्वल टू mg। ओके, तो देखिए जैसे आप क्या करते हो ना, यहाँ पे क्या रख दिया आपने, एक रॉड रख दी। ओके, ये रॉड है और आपने क्या कर दिया, इसको ऐसा यहाँ पे कील ठोक दिया, एंड नाउ दिस रॉड इज फ्री टू रोटेट। ऐसे ऐसे क्या है, ये रॉड रोटेट करने को रेडी है। तो नाउ ये रॉड हो गया, यहाँ पे आपने इसको हिंज कर दिया। तो जैसे यहाँ पे आपका कांटेक्ट था और ऊपर नॉर्मल लग रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, कांटेक्ट है। यहाँ पे भी क्या है भाई, एक कांटेक्ट है। सो नाउ इस कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स यहाँ पे लगता है उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम हिंज फोर्सेस। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हम उसको हिंज फोर्स बोलते हैं। सो नाउ अभी यहाँ पे जैसे हमारा जो लीनियर मोशन हो रहा है ना, तो लीनियर मोशन में हमने बड़ी आसानी से ये कह दिया, क्या कह दिया, कि यहाँ पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है ना। बट यहाँ पे जो हिंज फोर्स लगता है इसकी डायरेक्शन पता नहीं थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे दो नॉर्मल लग रहे हैं, कौन कौन से, एक मान लेते हैं हम एक्स डायरेक्शन में और एक मान लेते हैं हम वाई डायरेक्शन। तो यहाँ से इसका हम टोटल नॉर्मल रिएक्शन क्या करते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हो भाई, यहाँ पे फिक्स करते हो, इस फिक्स करने की वजह से जो भी यहाँ पे फोर्स क्या होता है, जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड हिंज फोर्स, है ना। नाउ बात रही, इसको हम मान लेते हैं n1, इसको मान लेते हैं हम n2, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक सवाल करा दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि n1 और n2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो n1 और n2 की वैल्यू अभी आपको सिखा देंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तो जस्ट आप एक पेज खाली करके रखिए, छोड़ के रखिए अपने टॉपिक पे, है ना। एक पेज आप वहां पे छोड़ के रखिए। कल की क्लास में, कल क्लास होगी 1.5 आवर्स की, तो कल की क्लास में हिंज फोर्स आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या पढ़ लिया भाई, रोटेशनल मोशन बहुत पहले शुरू किया था और उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया, ये करते 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 हमने यहाँ पे रोलिंग मोशन भी पढ़ लिया ऑन अ प्लेन, है ना। ऑन अ प्लेन भी पढ़ लिया, सब कुछ यहाँ पे हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आप भी रिवीजन करें, उसको खत्म करें। इस प्रकार ये चैप्टर संपन्न हुआ, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, है ना। पेज पे लिख लेते हैं एटलीस्ट, ग्रेविटेशन स्टार्ट हो गया, है ना। तो हमारा नया चैप्टर भाई स्टार्ट हो गया। नए चैप्टर का नाम क्या है, नए चैप्टर का नाम है हमारा ग्रेविटेशन। ओके, तो ग्रेविटेशन जो है आपने बहुत बार पढ़ रखा है, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 7th क्लास में। ओके, सो ग्रेविटेशन जो है नया चैप्टर नहीं है, ऑफकोर्स नया चैप्टर है भी। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो मासेस हैं, दो मासेस अगर r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना, इसका मास अगर क्या है m1 है और इसका मास अगर m2 है, बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो कैसा होता है, दैट इज फोर्स इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये बेसिक सी इनकी क्या है, कहानी है। नाउ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसको ऐसा बोलते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। तो इन सबको हम कंबाइन करते तो क्या आता है, हमें एक कांस्टेंट लेके आना पड़ता है, दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो ये बेसिक सा हमारा क्या बन गया, ये फोर्स का एक इक्वेशन बन गया। और अब ये जो फोर्स है आपका, इसके बारे में भी थोड़ी हमें एनालिसिस करनी है। ये जो हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसा नहीं होता है ना, उन सब के बारे में भी क्या करना है, हमें एनालिसिस करनी है। सो
में? ओके, वापस आ जाइए, देखिए ध्यान से। सो मैंने जो लिखा था वो भी मिट गया, नो प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से सभी लोग। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फोर्स के नेचर को अगर समझे ना तो क्या होता है भाई, कैसा फोर्स होता है? दिस फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज इट अट्रैक्ट्स, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स को, सबको क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। मतलब ये क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट, इनके दोनों सेंटर है, तो इसका फोर्स क्या होता है? सेंटर टू सेंटर एक्ट होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ऑब्जेक्ट ने इसको कुछ ऐसे अट्रैक्ट कर दिया, ऐसे, नो, या फिर अट्रैक्शन कुछ ऐसे हुआ, नो, बिल्कुल नहीं। इनका जो अट्रैक्शन होगा वो सेंट्रल लाइन की तरफ ही होगा, इनके द्वारा ही होगा, है ना। तो इस फोर्स के बारे में इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक को लिखें तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है भाई, एक सेंट्रल फोर्स है। दूसरी बात अगर बताएं तो दिस इज इट एक्ट्स बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर। तो सेंटर के बिटवीन जो लाइन है उसी में क्या होगा? ये फोर्स एक्ट करेगा। ओके, तीसरा अभी देखें तो इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो ये क्या है भाई? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या करो, आप एक पर्दा लगा दो, है ना, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा, इनके बीच का जो अट्रैक्शन, और क्या कह सकते हैं इसको, आप जो भी बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम नहीं होगा, है ना। अब क्या करो, यहाँ पे कपड़े का पर्दा लगा दो, लोहे का पर्दा लगा दो, तो बिल्कुल भी ये ग्रेविटेशन जो फोर्स है इनके बीच का क्या होगा? कम नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, है ना। ये जो फोर्स है आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। और एक और बात देखिए तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका मिलता जुलता है। तो थर्ड लॉ से भी इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। सपोज अभी देखिए ध्यान से, इसने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया, तो साइमल्टेनियसली ये भी क्या करेगा, इस पे इधर की तरफ क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, है ना। तो इन दोनों की फोर्स की वजह से क्या होगा? यहाँ पे एक म्यूचुअल अट्रैक्शन पैदा होगा। तो इसलिए ऐसा लिखते हैं कि हम फोर्स ऑफ वन ऑन सेकेंड इज इक्वल एंड अपोजिट ऑन फोर्स ऑफ टू ड्यू टू वन। इसका फोर्स इस पे, इसका फोर्स इस पे, तो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो लिख लीजिए इन सारे पॉइंट्स को। इसके साथ आपका ग्रेविटेशन स्टार्ट हो गया। तो अभी सेंटर ऑफ मास के साथ अभी हम एक सवाल करेंगे ग्रेविटेशन को जोड़ के, शानदार सा। हाँ जी, हो गया सबका? एवरीवन? नेट मेरे साथ है बिल्कुल। एवरीवन, अभी नेक्स्ट क्लास है क्या भाई सबकी? नेक्स्ट क्लास कब है? लगेज है? कौन सी क्लास है? विच क्लास? मैथ्स, ठीक है, ठीक है। एक सवाल आप होमवर्क में लेके जाइए और होमवर्क में करके लेके आइए, एक सवाल जस्ट। तो देखिए यहाँ पे दो बॉडीज है आपके पास, दिस इज वन, दिस इज टू, ये पहली, ये दूसरी बॉडी। एक सवाल लेके जाओ, दैट्स ऑल। ये डिस्टेंस है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है F, है ना। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है? F लग रहा है। सो मैंने आपको बता दिया कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ओके। और आपके पास ऑप्शन दिया मैंने, ये पहला ऑप्शन, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन। आपको बस बताना है कि इन दोनों में से, इन सारे में से कौन सही है, कौन सा गलत है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0,
1 2 3 4 5 ऑप्शन हो गए। छठा ऑप्शन आपके पास v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, एंड v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको जस्ट ये बताना है कि इन सारे में तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये सातवां, ये आठवां। आपको जस्ट बताना है कि इन आठों में से कौन कौन सा पॉइंट सही है, कौन कौन सा पॉइंट गलत है। लिख लीजिए सभी लोग। Okay, thank you very much. Thank you so much. Okay, thank you so much. I'm ending class here.